हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज आ रहा है क्या? चलिए, सो आई थिंक द वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पूरा कर लिया था। मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ाना था ना, अगर हम गलत नहीं बोल रहे हैं तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ाना था ना आप लोगों को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ाना था ना। चलिए, तो आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। मैं अगर आपके सामने वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा था, मुझे आंसर दीजिए जरा। वर्टिकल अलाइनमेंट ही स्टार्ट करना था ना? एनीबडी एल्स? प्लीज गिव मी आंसर। हमें वर्टिकल अलाइनमेंट ही स्टार्ट करना था ना? आप मुझे आंसर तो दें कम से कम एटलीस्ट। मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कहाँ तक थे अपन। आई थिंक सो वर्टिकल अलाइनमेंट को ही स्टार्ट करना था। प्लीज गिव मी आंसर, कहाँ तक थे? गिव मी आंसर प्लीज। वर्टिकल अलाइनमेंट को ही स्टार्ट करना था क्या? चलो, नहीं दे रहे हो आंसर, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने वर्टिकल अलाइनमेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। कब का क्लास का कंटिन्यूशन हो रहा है मतलब? कब का क्लास का कंटिन्यूशन हो रहा है मतलब? ये सब तो ठीक है। ये सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ। आई थिंक इट इज अ थर्ड लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर है, लेकिन मुझे ये बताओ अपन कहाँ तक आ गए थे? किसी को याद है? किसी को याद है? कहाँ तक आ गए थे हम? हॉरिजॉन्टल हुआ था, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट, हम अगर वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में आपके सामने बातें करते हैं या फिर समझने की कोशिश करें, बड़े ध्यान से सुनिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में जनरली दो तरीके की चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक हमें पढ़ना पड़ता है बेटा ग्रेडियंट, और एक हमारे लिए पढ़ना पड़ता है वर्टिकल कर्व। अब ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं तो ग्रेडियंट लगभग चार तरीके के हमें देखने को मिलते थे। एक हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट होता था, एक हमारे पास होता था लिमिटिंग ग्रेडियंट, नेक्स्ट होता था एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और एक और ग्रेडियंट हमारे पास होता था, इट इज कॉल्ड मिनिमम ग्रेडियंट। सेकंड टॉपिक मैं जो आपके सामने पढ़ता था, इट इज कॉल्ड ग्रेड कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। और अगर हम वर्टिकल कर्व की बात करें तो दो तरीके के वर्टिकल कर्व हमें पढ़ने पड़ते थे। एक पढ़ना पड़ता था सबमिट कर्व, एक होता था वैली कर्व। वैली कर्व इज जनरली नोन एज सेट कर्व, है ना? हमने ग्रेडियंट के बारे में आपके सामने बोला था, तो मैंने बोला था ग्रेडियंट इज अ ग्रेजुअली राइज और ग्रेजुअली फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड। अगर रोड का सरफेस जो है या रोड का प्रोफाइल जो है वो अलोंग द लेंथ ऑफ रोड ग्रेजुअली राइज हो रहा है या फिर ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, तो इट इज जनरली कॉल्ड एज ग्रेडियंट। उसको मैंने आपके सामने जनरली ग्रेडियंट बोल दिया, ठीक है ना? सो इट इज सेड टू बी अ ग्रेडियंट। अगर हम नेचर ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो दो नेचर का ग्रेडियंट हमारे पास होता है। एक हमारे पास था पॉजिटिव नेचर या फिर राइजिंग ग्रेडियंट, उसको हमने असेंडिंग ग्रेडियंट भी बोला था। सेकंड हमने बोला था नेगेटिव ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट, या फिर वी कैन से डिसेंडिंग ग्रेडियंट, हम उसको डिसेंडिंग ग्रेडियंट भी आपके सामने बोलते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव ग्रेडियंट या फिर राइजिंग ग्रेडियंट, तो स्लोप हमने बोला था 1/n, और मॉड में लिखना पड़ता है इसको। और अगर हम नेगेटिव ग्रेडियंट या फिर फॉलिंग ग्रेडियंट की बात करेंगे तो स्लोप लिखना पड़ता है मॉड के अंदर -1/n। इस बात को याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। देखो बेटा, हमने जब ग्रेडियंट के बारे में बात किया था तो मैंने बोला था रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट को डिजाइन ग्रेडियंट भी बोला जाता है। सबसे पहले कोई भी इंजीनियर रूलिंग ग्रेडियंट पर ही फोकस करेगा। रूलिंग ग्रेडियंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। रूलिंग ग्रेडियंट डिपेंड करेगा वहां की टोपोग्राफी के ऊपर, पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल के ऊपर, ठीक है ना? और ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्रेडियंट होता है किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला। ये बात याद रखिए, किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्रेडियंट कौन सा है? तो इट इज अ रूलिंग ग्रेडियंट। ये रूलिंग ग्रेडियंट ही हमारे पास होता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ग्रेडियंट होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने आपसे बोला अगर अपन रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो रूलिंग ग्रेडियंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। लेकिन अगर मान लीजिए एक और ग्रेडियंट हमारे पास है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो आईएस कोड हम आईआरसी हमसे बोलता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट, अगर रूलिंग ग्रेडियंट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में डिजाइनर क्या प्रेफर करेगा? लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रेफर करेगा बेटा। लिमिटिंग ग्रेडियंट भी सभी उन चीजों पर डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व।
सभी उन चीजों पर डिपेंड करेगा जिस पर रूलिंग ग्रेडियंट कर रहा था, लेकिन याद रखना रूलिंग ग्रेडियंट से लिमिटिंग ग्रेडियंट थोड़ा सा स्टीपर होता है, ये बात हमने ऑलरेडी बोला था। एक हमारे पास था एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जनरली हम तब प्रोवाइड करते थे व्हेन कंडीशंस आर अनअवॉइडेबल, जब कंडीशन हमारे पास अनअवॉइडेबल होता था। अनअवॉइडेबल कंडीशन का क्या मतलब था? तो कंडीशन इज अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल कंडीशन का मतलब है जब कंडीशन हमारे हाथ में ना हो। इट इज सेड टू बी अ कंडीशन इज अनअवॉइडेबल, हमारा कंडीशन अनअवॉइडेबल था। तो अनअवॉइडेबल का मतलब हमारे पास यही होता है, अनअवॉइडेबल का मतलब हमारे पास यही होता है कि जब कंडीशन हमारे हाथ में ना हो, ठीक है ना। इट इज अनअवॉइडेबल, वो अनअवॉइडेबल कहलाता है। तो मैंने आपसे बोला था कि अब देखो कंडीशन अनअवॉइडेबल होगा तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट और लिमिटिंग ग्रेडियंट दोनों से स्टीपर बनेगा। अब जब वो दोनों से स्टीपर बनेगा तो पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल कैन बी कॉम्प्रोमाइज, आप पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल से मे बी कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। याद रखना लिमिटिंग ग्रेडियंट जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है उसका लेंथ कभी भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ये मैंने पहले भी बताया है कि लेंथ ऑफ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट शुड नेवर बी ग्रेटर देन 100 मीटर। और मिनिमम ग्रेडियंट का सबको मालूम पता ही, यानी मतलब पता ही है कि हमें कम से कम मिनिमम ग्रेडियंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है ताकि हमारे सीवेज पाइपलाइन के अंदर पानी ड्रेन आउट हो सके। अगर मुझे कंक्रीट ड्रेन करवाना है तो 1/500 और सॉइल ड्रेन करवाना है तो 1/200 का स्लोप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने आपसे बोला ग्रेडियंट फॉर डिफरेंट टेरेन टाइप। अगर मैं डिफरेंट टेरेन टाइप के सामने ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने टेबल बनवाई थी। प्लेन टेरेन है तो रूलिंग ग्रेडियंट 1/30, लिमिटिंग 1/30 और एक्सेप्शनल 1/15, लेकिन इसका वैल्यू कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अपन ने एक चीज और पढ़ी थी बेटा, इट इज कॉल्ड एज ग्रेड कॉम्पेंसेशन। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसमें तीन चीजें हमें याद रखना जरूरी थी। मैंने आपसे बोला था जब किसी भी कर्व पर वर्टिकल ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला जब किसी भी कर्व पर वर्टिकल ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। वर्टिकल ग्रेडियंट तो है ही, वर्टिकल ग्रेडियंट के साथ साथ हमने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल कर्व को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब हम वर्टिकल ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम वर्टिकल ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे व्हीकल के ऊपर रजिस्टिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है, एक तो वर्टिकल ग्रेडियंट के कारण और दूसरा हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वर्टिकल ग्रेडियंट की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल ग्रेडियंट, अगर हम वर्टिकल ग्रेडियंट की आपके सामने बात करेंगे तो वर्टिकल ग्रेडियंट के केस में क्या हो जाएगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल ग्रेडियंट, अगर हम वर्टिकल ग्रेडियंट की बात करें तो हमें ग्रेड को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, हमें वर्टिकल ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब हम जब वर्टिकल ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम करेंगे, ग्रेडियंट को थोड़ा कॉम्पनसेट करेंगे, तो बेटा जब हम ग्रेडियंट को आपके सामने कॉम्पनसेट करते हैं, जब हम ग्रेडियंट को आपके सामने कॉम्पनसेट करते हैं तो हम कितना ग्रेड कॉम्पनसेट कर सकते हैं? तो इसने बोला था 30+r/r इज इन परसेंटेज या फिर 75/r इज इन परसेंटेज, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उतना ग्रेड मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और ग्रेड कॉम्पनसेट करने के बाद जितना ग्रेड बचा, ग्रेड कॉम्पनसेट करने के बाद जितना ग्रेड बचा, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, उसको कॉम्पेंसेटेड ग्रेड बोला जाएगा। तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड क्या होगा? ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। जब हम ग्रेडियंट में से ग्रेड कॉम्पेंसेशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचता है इट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, इसको कॉम्पेंसेटेड ग्रेड बोला जाता है। मैंने आपसे एक बात बोला था, आईआरसी रिकमेंडेड दैट, आईआरसी हमें हमेशा रिकमेंड करता है कि ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको ग्रेड कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड नहीं करना है व्हेन ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%, अगर ग्रेडियंट का वैल्यू 4% से कम है। तो मैंने आपसे बोला ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आईआरसी रिकमेंड करता है कि ग्रेड कॉम्पेंसेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आपका ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% है, 4% से कम है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अब अपन बात करेंगे कर्व के बारे में। तो जब हम कर्व के बारे में बात करते थे, दो टाइप का कर्व हमारे पास होता था, एक होता था सबमिट कर्व, एक होता था वैली कर्व। तो अगर हम सबमिट कर्व की बात करते हैं, सबमिट कर्व का मतलब क्या था? यानी कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड रहे, कॉन्केविटी डाउनवर्ड रहे, उस कर्व को हम सबमिट कर्व आपके सामने बोलते थे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में मिलते थे तो सबमिट कर्व फॉर्म होता था, ठीक है ना। हमने आपसे बोला था कि अगर मुझे सबमिट कर्व की बात करनी है, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सबमिट कर्व, अगर हम सबमिट कर्व की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व हम कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू बी कैलकुलेट लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व? तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व ऑन कैलकुलेट हम करते थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिस्टेंस के बेसिस पर, ठीक है ना। इसमें होता था एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी, है ना। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी हो सकती थी, स्टॉपिंग भी हो सकती थी,
और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी हो सकती थी। तो अगर हम लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात करेंगे, सो द फॉर्मूला इज बिकम, फॉर्मूला हमारे पास था, इट इज ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर, जहां पर कैपिटल H का मतलब क्या था, हाइट ऑफ ड्राइवर I, और स्मॉल h का मतलब क्या था, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। n क्या था, डेविएशन एंगल ऑफ द समिट कर्व, ये हमारे पास समिट कर्व का डेविएशन एंगल दिखाई देता था। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट n, अगर हम n के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने, सो n इज द डेविएशन एंगल ऑफ समिट कर्व, ये हमारे पास डेविएशन एंगल था समिट कर्व का। तो अगर हम कैपिटल H का वैल्यू 1.2, स्मॉल h का वैल्यू 0.15 पुट करें, एसएसडी अगर हमें गिवन है, तो एसएसडी के केस में हाइट ऑफ ड्राइवर आई क्या होता है, 1.2 मीटर, और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है 0.15 मीटर। अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो लेंथ ऑफ समिट कर्व हो जाएगा ns स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4। और अगर अपन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ ओएसडी, हाइट ऑफ ड्राइवर आई इज 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज आल्सो 1.2 मीटर, सो द फॉर्मूला इज ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9.6 वैल्यूज टू बी देयर। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन ये तब की बात है जब लेंथ ऑफ समिट कर्व का लेंथ साइड डिस्टेंस से ज्यादा है। साइड डिस्टेंस कुछ भी, एसएसडी, ओएसडी और आईएसडी। अगर मान लीजिए हम केस नंबर 2 की बात करें, इफ लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेसर देन साइड डिस्टेंस, अगर समिट कर्व का लेंथ साइड डिस्टेंस से कम हुआ, तो इफ लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेसर देन साइड डिस्टेंस, अगर समिट कर्व का लेंथ साइड डिस्टेंस से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला हो जाता था एन स्क्वायर एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होके 2s आगे जाता था, 2s आगे जाता था और माइनस साइन लगता था, और जो बचता था उसको उलट पुलट कर देते थे, यही हमने बताया था। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व इज इक्वल टू 2s माइनस 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय n, वेयर n इज द डेविएशन एंगल। तो मेरी भाई एक बात सुनना, अगर मैं लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2s माइनस 4.4 अपॉन n। अगर हम एसएसडी की बात करें, ओएसडी की बात करेंगे, तो 4.4 की जगह 9.6 अपॉन n आ जाता था। दिस इज द फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिस्कस किए थे। मेरे भाइयों बहनों, अब इसी तरीके से हमारे पास वैली कर्व होता था, तो हम सबमिट का जस्ट उल्टा वैली कर्व के बारे में बात करते थे। तो हम सबमिट के जस्ट उल्टे वैली कर्व के बारे में बात करते थे, तो हमने बोला था इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होगी, यानी ऊपर से देखने पर कॉन्केव दिखेगा, नीचे से देखने पर कॉन्वेक्स दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में ग्रेडियंट मिलते थे, तो हमारे लिए क्या मिलता था, वैली कर्व वहां पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देता था। अब एक बात को सुनिए, अब मुझे आपके सामने क्या निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ वैली कर्व। मैं आपके सामने वैली कर्व का लेंथ निकालना चाहता हूं। तो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ वैली कर्व, जब हम वैली कर्व का लेंथ आपके सामने निकालेंगे, तो वैली कर्व का लेंथ हम दो क्राइटेरिया के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ वैली कर्व वी कैन कैलकुलेट on the basis of following two criteria. The first criteria is valley curve का length on the basis of HSD, headlight side distance के basis पर, और length of valley curve on the basis of comfort condition। तो हम जब headlight side distance के basis पर length of valley curve निकालते थे, तो इसमें दो कंडीशन थी, length of valley curve is greater than HSD और length of valley curve is less than HSD, headlight side distance। हेडलाइट साइड डिस्टेंस का मतलब क्या था, हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो डिस्टेंस है, या किसी भी हाईवे पर एचएसडी वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस में ड्राइवर हेडलाइट की हेल्प से आराम से कितना, यानी ड्राइवर नाइट टाइम में हेडलाइट की हेल्प से कितना डिस्टेंस क्लियरली विजिबल कर सकता है, इट इज कॉल्ड एचएसडी, दैट मींस हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो मैंने आपसे बोला अगर हमें लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालना है, तो फॉर्मूला होगा ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2h प्लस 2s का tan बीटा। n का मतलब डेविएशन एंगल ऑफ वैली कर्व, s का मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस, स्मॉल h का मतलब हाइट ऑफ हेडलाइट, और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा इज इक्वल टू बीम एंगल, यानी लाइट कितने एंगल पर डिस्पर्स हो रही है, इट इज कॉल्ड एज बीम एंगल। मेरे भाइयों एवं बहनों, अच्छे तरीके से एक बात को सुनिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कुछ पॉइंट बोले थे, इफ एचएसडी इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं बोल रहा हूं इफ एचएसडी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन कंसीडर एचएसडी इज इक्वल टू एसएसडी। आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर मान सकते हैं। मैंने आपसे बोला इफ बीटा इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर बीटा आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इफ बीटा इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन यू कैन डायरेक्टली कंसीडर बीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। और फिर हमने बोला इफ स्मॉल h इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर हाइट ऑफ हेडलाइट आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं था, देन यू कैन डायरेक्टली कंसीडर स्मॉल h इज इक्वल टू 0.75 मीटर। आपने वैल्यू को पुट किया, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1.5 प्लस 0.035s। अगर मान लो हमारे पास लेंथ ऑफ वैली कर्व hsd से कम था, अगेन 2s आगे लाओ, उलट पुलट कर दो, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने आपसे बोला लेंथ ऑफ वैली कर्व दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता था, एक तो लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और एक हो सकता था लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। तो जब हम कंफर्ट कंडीशन के बेसिस पर लेंथ ऑफ वैली कर्व के बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहे थे,
तो मैंने बोला था कि दो ट्रांजिशन कर्व को मिलाकर एक वैली कर्व बनेगा। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन वी क्यू अपॉन सी। यहाँ पर जो सी है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और कोड हमसे बोलता है आप सी का वैल्यू डायरेक्टली 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यू कंसीडर कर सकते हो। आपने जैसे यहाँ वैल्यू पुट किया तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर के लिए फॉर्मूला आता था 0.378 अंडर रूट एन वी क्यू। ये मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लास में भी ऑलरेडी लिखवाया होगा, ठीक है ना। सो दिस इज अवर वैली कर्व, और यहाँ पर जाकर अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरे तरीके से क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके पोर्शन का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कुछ कुछ चीजें आपको बताई थी, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम से जितने नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ व्हीकल एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम, और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं इट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक कैपेसिटी। मैंने आपसे बोला था 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, जो 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम होगा इट इज कंसीडर्ड एज अ डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, और 98th परसेंटाइल स्पीड जो होगी इट इज कंसीडर्ड एज अ डिजाइन स्पीड, उसको डिजाइन स्पीड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाई हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाई पर यूनिट लेंथ ऑफ रूट पर लेन, इट इज कॉल्ड ट्रैफिक डेंसिटी। ये उस रूट का क्या कहलाता है, ये उस रूट का ट्रैफिक डेंसिटी कहलाता था। इतनी बात याद रखना, काम खत्म। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज नॉट अ पार्ट इन आवर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अपन जंप करेंगे डायरेक्टली कहां पर, तो वी विल मूव, हम आपके सामने जो मूव करने वाले रहेंगे, वी विल मूव, हम आपके सामने जो मूव करने वाले रहेंगे, आई विल डिस्कस योर पेमेंट डिजाइन। मैं आपके सामने पेमेंट डिजाइन की बात करूंगा। तो बेटा हमने आपके सामने जब पेमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, आई विल डिस्कस योर पेमेंट डिजाइन, जब हम आपके सामने पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था इट इज अ हार्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस। ये एक हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होता है, ठीक है ना, ऑन विच ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल, जिस पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल रहेगा, मूवमेंट पॉसिबल रहेगा, चाहे वो व्हीकुलर मूवमेंट हो और चाहे वो जनरल लोगों का मूवमेंट हो। मैंने आपसे बोला था इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पेमेंट, अगर हम टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में आपके सामने बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पेमेंट, जनरली चार तरीके के पेमेंट हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट, अनदर इज रिजिड पेमेंट, इसके बाद हमारे पास होता है कंपोजिट पेमेंट, और एक और पेमेंट हमारे पास हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज सेमी रिजिड पेमेंट। ये सेमी रिजिड पेमेंट है। तो मैंने आपके सामने बोल दिया, मैंने आपके सामने बोला अगर अपन बात कर रहे हैं काय के बारे में, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, अगर मैं आपके सामने बात करूं टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में, तो पहला पेमेंट हमारे पास है फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेकंड पेमेंट है रिजिड पेमेंट, थर्ड इज कंपोजिट पेमेंट, एंड द अनदर पेमेंट इज सेड टू बी अ, उसको मैंने आपके सामने नाम बोला, इट इज कॉल्ड सेमी रिजिड पेमेंट। इसको हमने आपके सामने सेमी रिजिड पेमेंट बोल दिया, ठीक है। तो दिस पेमेंट इज सेड टू बी अ सेमी रिजिड पेमेंट, इसको हमने सेमी रिजिड पेमेंट नाम दिया। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट, अगर मैं रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिफरेंस की बात करूंगा, तो देखो जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास चार लेयर होती हैं। सबसे नीचे वाला लेयर सबग्रेड होता है, उसके ऊपर सब सब बेस होता है, इसके ऊपर बेस होता है, इसके ऊपर सरफेस लेयर होता है। समझ रहे हो आप लोग। तो अब मैंने आपके सामने बोला जो सबग्रेड लेयर है वो सबग्रेड लेयर C5 सॉइल से मिलकर बना होगा। C5 का मतलब ऐसा सॉइल जिसमें कोहेजन भी है और सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। इसके बाद सब बेस बना होता है GSB, ग्रेनुलर सब बेस से, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनमें ग्रेन साइज आर प्रेजेंट D10 D30 D60 ऐसा पाया जाए। एक होता है डब्ल्यू, फिर हमारे पास जो बेस कोर्स है इट इज मेड बाय WBM, ये MM गलत लिखा है, आपको मैंने BM लिखवाया था। WBM से मिलकर बना है, यानी वाटर बाउंड मैकेडम, और सरफेस लेयर जो होता है वो BC यानी बिटुमिनस कंक्रीट से मिलकर बना होगा। जबकि हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो रिजिड पेमेंट में हमारे पास तीन लेयर रहती हैं, रिजिड पेमेंट में हमारे पास तीन लेयर रहती हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है इट इज मेड बाय C5 सॉइल, ये C5 सॉइल से मिलकर बनाया जाता है। इसके ऊपर बेस लेयर होता है DLC से बनाया जाता है, ड्राई लीन कंक्रीट, और इसके ऊपर वाला जो सरफेस लेयर होता है इट इज मेड विद CC, या तो सीमेंट कंक्रीट से बना होगा, या तो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट से बना होगा, या फिर RCC या फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बना होगा। इस बात को याद रखिए। अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो लो एंड नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, यानी थोड़ा सा फोर्स लगाने पर डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। अगर हम आपके सामने बात करें रिजिड पेमेंट के बारे में, तो सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यहाँ पर होती है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला ड्यू टू लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, लो या नेग्लिजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के कारण
अगर कोई भी बॉटम लेयर में फेलियर होता है तो ये फेलियर टॉप लेयर पर विजिबल हो जाएगा, लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं होता। सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होने के कारण अगर छोटी मोटी कैविटी होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होने के कारण अगर छोटी मोटी कैविटी होती है, तो इस छोटी मोटी कैविटी पर दिस स्लैब इज एक्ट लाइक अ ब्रिज, ये ब्रिज के तरीके से हमारे पास एक्ट करेगा। मैंने आपसे बोला इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट, लोड ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट ट्रांसफर होगा। और इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट के केस में लोड इज ट्रांसफर थ्रू स्लैब टू स्लैब कांटेक्ट, जो हमारा रोड होगा वो स्लैब टू स्लैब कांटेक्ट ट्रांसफर होगा। मैंने आपसे बोला फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट्स जनरली एब्सेंट होते हैं, और अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट में जॉइंट्स आर जनरली प्रेजेंट, जॉइंट जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, तो अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहा हूं, जॉइंट्स आर जनरली एब्सेंट, जॉइंट्स एब्सेंट होते हैं। और इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट जॉइंट्स आर जनरली प्रेजेंट, जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपसे बोला लो इनिशियल कॉस्ट बट हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्लेक्सिबल पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा। अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं, रिजिड पेमेंट में हाई हाई इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। बेटा एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कोड यूज होता है IRC 37, और रिजिड पेमेंट के लिए जो कोड यूज होगा इट इज कॉल्ड IRC 58। हमें IRC 58 कोड का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमने दो पेमेंट की और बात किया था, एक हमने बोला था कंपोजिट पेमेंट, और सेकंड हमने आपके सामने बोला था रिजिड पे सेमी सेमी रिजिड पेमेंट। तो कंपोजिट पेमेंट का मतलब था इफ बिटुमिनस लेयर इज प्रोवाइडेड एज अ बियरिंग कोर्स ओवर अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब, अगर हम बिटुमिनस लेयर को बियरिंग कोर्स के तरीके से प्रोवाइड करते हैं, इफ बिटुमिनस लेयर इज प्रोवाइडेड एज अ बियरिंग कोर्स, अगर हम बियरिंग कोर्स के तरीके से बिटुमिनस लेयर को प्रोवाइड करते हैं ओवर अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब, सीमेंट कंक्रीट स्लैब के ऊपर, ठीक है ना, देन पेमेंट इज कॉल्ड कंपोजिट पेमेंट। तो इस पेमेंट को मैं कंपोजिट पेमेंट की कैटेगरी में रखूंगा। और यदि मान लीजिए हम बेस लेयर और सब बेस लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट का बेस लेयर या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट के सब फ्लेक्सिबल पेमेंट के सब बेस लेयर को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं पोजोलैनिक मटेरियल से, देन पेमेंट इज कॉल्ड सेमी रिजिड पेमेंट। तो हम पेमेंट को सेमी रिजिड पेमेंट बोलेंगे। तो ये लिखा ना, इफ बेस लेयर एंड सब बेस लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के बेस लेयर और सब बेस लेयर को रिप्लेस्ड बाय पोजोलैनिक मटेरियल, पोजोलैनिक मटेरियल से रिप्लेस कर देते हैं, तो द पेमेंट इज कॉल्ड सेमी रिजिड पेमेंट। सेमी रिजिड पेमेंट जो होगा वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट लेस स्ट्रॉन्गर देन रिजिड पेमेंट, लेकिन रिजिड पेमेंट से ये कम स्ट्रॉन्ग होगा, इस बात को याद रखिए, बट लेस स्ट्रॉन्गर देन रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट से कम स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैंने आपसे क्या बोला, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कुछ हमारे पास डिजाइन क्राइटेरिया थे, ठीक है ना, हमने आपके सामने कुछ डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कुछ डिजाइन क्राइटेरिया हमारे पास थे, जैसे कि सिंगल व्हील एक्सल, अगर हमारे पास सिंगल व्हील एक्सल था तो उसके लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड था 8170 किलोग्राम, यानी 8.17 टन, जिसको हमने 8.2 टन के बराबर माना था। अगर हमारे पास डुअल व्हील एक्सल था तो उसके लिए लीगल एक्सल लोड हमारे पास कितना था, 10.2 टन। अगर हमने आपसे बोला था टेंडम एक्सल है तो उसके लिए था 18 टन। आपको याद होगा टेंडम, हमने बोला था बहुत सारे टायर एक साथ लगे हैं, इट इज कॉल्ड टेंडम एक्सल, हमने टेंडम एक्सल के बारे में डिस्कस किया था। अब मेरी बात सुनिए, एक होता है रिजिडिटी फैक्टर। तो अगर आपके लिए रिजिडिटी फैक्टर के बारे में बताया जाए तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होता था, तो इट इज द रेशियो ऑफ कांटेक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर, ये कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर का रेशियो था, एम आई राइट। तो अगर अपन रिजिडिटी फैक्टर की बात कर रहे थे, रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ कांटेक्ट प्रेशर टू टायर प्रेशर। जब सबकी वैल्यू हमें कितनी माननी है, 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि रिजिडिटी फैक्टर 1 आ सके। तो मैंने बोला फॉर कंफर्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो टायर प्रेशर और कांटेक्ट प्रेशर दोनों कितना होना चाहिए, 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस बात को आप याद रखना, ये हमने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कंसेप्ट, ये भी मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला था ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कंसेप्ट है, ये डुअल व्हील असेंबली के लिए वैलिड है ना, दो व्हील असेंबली के लिए वैलिड था, जब एक एक रॉड से दोनों तरफ दो दो टायर अटैच थे, इट इज अ डुअल व्हील असेंबली। तो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला इट इज वैलिड फॉर डुअल व्हील असेंबली, ये डुअल व्हील असेंबली के लिए वैलिड रहेगा, ये हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। इट इज वैलिड फॉर डुअल व्हील असेंबली, ये डुअल व्हील असेंबली के लिए वैलिड रहेगा। और मेरे भाई हमने बोला अगर ये डुअल व्हील, तो हमने इन दो व्हील के को जूम करके बनाया, तो इनके इनर डिस्टेंस, इनर वॉल से इनर वॉल का डिस्टेंस है D, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है S। सही बात है, इनर वॉल से इनर वॉल का डिस्टेंस कितना है,
हेलो। क्या हो गया? हेलो। हेलो। अंकित जी। कलिंग कलिंग। बाग बाग दिखे बॉस, दिखे बॉस, दिखे बॉस। अर्ज किया है। दूर से देखा था, बारिश गिरा था। तो सामने आके देखा, पत्ती गिरा था। हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया? क्लास नहीं होगा क्या ना? शायरी क्लास होगा, शायरी क्लास। हेलो हेलो हेलो।